प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा अष्टम में विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान का पाठ 3 देख रहे थे हम लोग। हमारा टॉपिक था वायु। हम लोगों ने वायुमंडल, ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन बनाने की विधि, ऑक्सीजन के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के उपयोग, वायु प्रदूषण, धूम कोहरा इतना पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? तो देखो, ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर मतलब कमरे में रखा जाता है। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु क्या होता है, कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती, जिससे अंदर का वातावरण क्या हो जाता है, गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि किरणें बाहर नहीं निकल पाती और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे ही क्या कहलाते हैं, पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव। आया समझ में? क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पौधे तक पहुंचता है तो क्या कांच की जो दीवार होती है वो पृथ्वी द्वारा परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने से रोक देती है, जिससे अंदर गर्मी अधिक होती है, जिससे पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिल जाती है। तो पौधों के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे घर ही क्या कहलाते हैं, पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव। अब आगे हम लोग देखेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? आप लोग सब जानते हैं अम्ल वर्षा क्या है, ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या है। वायुमंडल में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं। वर्षा के समय ये ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को अधिक अम्लीय बना देता है, जिसे क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। किसके कारण अम्लीय बनता है? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। आया समझ में अम्ल वर्षा क्या है? एक बार फिर बताना चाहूंगी। वायुमंडल में विभिन्न कारणों से, मतलब विभिन्न प्रकार से बोल सकते हैं, विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाते हैं और जब वो वर्षा के समय यह ऑक्साइड उसमें घुलते हैं तो अधिक अम्लीय बन जाता है, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। अब अम्ल वर्षा के प्रभाव देखेंगे, क्या क्या प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जो पौधे होते हैं उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है, अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को भी नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, फसलों एवं पेड़ पौधों को भी नष्ट कर देती है। अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं से अभिक्रिया कर क्षरण करती है। जैसे हमारा आगरा में है ना ताजमहल, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। चौथा है, इससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं। अब जल स्रोत, जल में जो जलीय जीव रहते हैं उनके जीवन को भी ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ये इसके प्रभाव होते हैं। आया समझ में अम्ल वर्षा और अम्ल वर्षा के प्रभाव। अब देखेंगे हम लोग वायुमंडलीय दाब। क्या होता है वायुमंडलीय दाब? तो देखिए, वायुमंडलीय मतलब कि जब गाड़ी के ट्यूब में हवा भरी जाती है तो ट्यूब क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। देखिए, हम लोग क्रियाकलाप 5 देखेंगे। साइकिल पंप, साइकिल ट्यूब, गुब्बारा, ये हमें चाहिए प्रयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री। अब सर्वप्रथम हमें क्या करना है, साइकिल पंप की सहायता से साइकिल ट्यूब और गुब्बारे में हवा भरना है। साइकिल में आप लोग हवा भरते हो ना, किससे भरते हो, पंप से भरते हो, तो उसी के माध्यम से उसमें हवा भरना है। अब आप देखेंगे कि गुब्बारा तथा साइकिल ट्यूब दोनों ही क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। क्यों फूल जाएंगे? क्योंकि उसमें हवा भर दिया गया है। इसका क्या कारण है, वायु में उपस्थित गैसों के सूक्ष्म कण गुब्बारे और साइकिल ट्यूब की दीवारों से टकराकर उन पर दाब डालते हैं, जिससे उनकी भीतरी दीवारों पर पड़ने वाले वायु
के दबाव के कारण वे फूल जाते हैं। इस तरह उतनी ही जगह में और वायु भर दी जाती है तो वह भी दाब डालती है। इस प्रकार हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। आया समझ में? वायुमंडलीय दाब क्या है? हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब इसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं। चलिए, वायुमंडलीय दाब के क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो देखिए, हमारे शरीर पर वायुमंडल अत्यधिक दाब डालता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह दाब बहुत अधिक होता है तब हम पिचक क्यों नहीं जाते? और हमारा अन्य जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है जिनमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो अंदर दाब आरोपित करते हैं। कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऐसा समझ में? कहने का मतलब है हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलके बना हुआ होता है। तो कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या होगा यदि तरल पदार्थ के द्वारा कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए? ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक और क्रियाकलाप देखना पड़ेगा। क्रियाकलाप 6। तो देखिए, हमें इसमें क्या लेनी है, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, चित्र दिया है क और ख। क्या क्या चाहिए हमें? ग्लूकोज की खाली बोतल, दोनों खाली बोतल दिखाई दे रही है, कांच की 2 मुड़ी हुई नलियां और गुब्बारा। सर्वप्रथम कार्क में 2 छेद कर चित्रानुसार मोड़कर कांच की नली लगाइए। ठीक है, जैसे चित्र में दिख रहा है वैसी कांच की छड़ को मोड़ के दोनों तरफ लगानी है, इस प्रकार से। पहली नली के निचले भाग में गुब्बारा लगाइए। ठीक है, देखो नीचे की भाग में गुब्बारा लगा हुआ है, ये देखो। पहली नली के निचले भाग में गुब्बारा लगाइए, कार्क को बोतल के मुंह पर लगाइए और दूसरी नली के मुंह में लगाकर बोतल के भीतर की हवा बाहर खींचिए। ऐसा करने पर नली पर बंधे गुब्बारे पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे आप लोग को नोट करनी है, फिर आपको मेरे को बतानी होगी। तो क्या होगा उसमें, आप पाएंगे कि गुब्बारा धीरे धीरे फूल जाएगा। ठीक है, कभी कभी यह अधिक फूल कर फट भी जाती है। ऐसा मुख्यतः बोतल के भीतर वायु दाब कम हो जाने के कारण होता है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त का दाब अधिक होने के कारण वे फूल जाती है और कभी कभी फट जाती है। अब आया समझ में? ठीक है, अब देखेंगे वायुमंडलीय दाब का मापन।